Note number 3. We have completed note number 2, that is for allowances. Now starting with the next theory, that is provident fund. Now what do you mean by provident fund? Now provident fund, it is created for the benefit of employees. देखो बीइंग एन एम्प्लॉय आपको हर महीने जो भी पगार मिलेगी, हम डे टू डे लाइफ में उन पैसों को खर्च कर देते हैं. सेविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो कंपनी ने, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि आप अपने एम्प्लॉय को हर महीने पगार पूरा दो ही मत. हर महीने इनकम में से कुछ पोर्शन डिडक्ट कर लो टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड. गवर्नमेंट ऐसा एम्प्लॉयर्स को कह रही है कि आप अपने एम्प्लॉय को पूरा पैसा दो ही मत. क्यों? अगर आप अपने एम्प्लॉय को पूरा पैसा दोगे तो वो हर महीने उसे खर्च कर देंगे, उसे सेव करेंगे ही नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं. तो गवर्नमेंट क्या कहती है एम्प्लॉयर को कि आप हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा सा पोर्शन डिडक्ट कर लो, और ये जो पैसा आप डिडक्ट कर रहे हो ये एम्प्लॉयज को आप पे करना एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट. मतलब अब हर महीने आपकी पगार में से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 10,000, तो कुछ पोर्शन 1,000, 1,500 ऐसा डिडक्ट हो जाएगा और नेट अमाउंट आपको दिया जाएगा. बैलेंस वाला अमाउंट आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा किया जाएगा. इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट का फायदा क्या है? जितना पैसा आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, जनरली इक्वल टू दैट अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर. मतलब आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अब दो जगह से पैसा जमा होगा. एक आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर जमा होगा और दूसरा आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करेगा. अब हर महीने इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे. डेफिनेटली ये जो पैसा जमा हो रहा है इसे कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, और जहां पर इन्वेस्ट करेंगे उधर से इंटरेस्ट जनरेट होगा. ये इंटरेस्ट भी आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट होता है. मतलब अब अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो हर साल हर महीने प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का पैसा कंट्रीब्यूट होगा. एम्प्लॉयर थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूशन करेगा, उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा और वहां से इंटरेस्ट मिलेगा. ये प्रोसीजर रिपीट होता रहता है. ये सारा पैसा एम्प्लॉय को हैंड ओवर किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट इन टैक्स फॉर प्रोविडेंट फंड, वो हमें पढ़ना है. वो पढ़ने के लिए पहले हम टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड सीखते हैं. कितने तरीके के प्रोविडेंट फंड हैं. सो नाउ फॉर टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड दैट डिपेंड्स, हम जॉब कहां पर कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड डिपेंड्स, हम जॉब कहां पर कर रहे हैं. वेदर वी आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, सच प्रोविडेंट फंड इज नोन एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यू मीन्स एज पर लॉ. तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड विच इज गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो पहले तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड नहीं होगा. नाउ जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड है, अब वो दो कैटेगरी का होगा. आइदर दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और दैट विल बी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. द प्रोविडेंट फंड विल बी आइदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इट विल बी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. रिकॉग्नाइज कैसे पता चलता है, अनरिकॉग्नाइज कैसे पता चलता है? तो आपके लेवल पर तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा दैट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे दैट फंड इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. नाउ प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे डिसाइड होता है ये रिकॉग्नाइज है या नहीं? तो देखो, गवर्नमेंट आपको कहती है बीइंग एन एम्प्लॉयर, आप इसे इन्वेस्ट करो इन स्पेसिफाइड फंड्स. अगर बीइंग एन एम्प्लॉयर आपने उसे स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट किया तो ऐसे फंड को गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, रिकॉग्निशन देती है. सच फंड इज नोन एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, then such fund is known as unrecognized provident fund. Now, in tax, in case of statutory provident fund, it is given to the government employee, it is fully exempt. But if the provident fund is recognized provident fund, it is amount invested as per government direction, तो government इसको कहती है partly exempt, partly taxable. Some portion will be exempted and some portion will be taxable. Partly exempt, partly taxable.
But if provident fund is unrecognized provident fund, if the provident fund is unrecognized provident fund, since the amount is not invested as per the government direction, it is fully taxable. सो दैट डिपेंड्स, हम जॉब कहां पर कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट हमें प्रोविडेंट फंड मिलता है. अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं देन सच फंड इज नोन एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और वो फंड का गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूवल नहीं दिया है गवर्नमेंट ने तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सुनाओ, अब एक एक करके हम तीनों प्रोविडेंट फंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है? ऑलवेज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, स्टैट्यूटरी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, ऑलवेज 3 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. 3 कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सबसे पहले आपकी सैलरी में से थोड़ा सा पोर्शन डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होगा, जिसे कहेंगे एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन. द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉई टू द प्रोविडेंट फंड इज नोन एज एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर थोड़ा पोर्शन डिपॉजिट करता है. सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज डिपॉजिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. These amounts are invested, और जहां पर इन्वेस्ट है वहां से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. Such interest should also be credited to statutory provident fund. तो हर महीने हर साल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, उसे इन्वेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट जनरेट होगा. तो अगर आपके एग्जाम में आ गया एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम टू द एम्प्लॉय, हेंस क्वेश्चन ऑफ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल डज नॉट अराइज. तो अगर एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो उसका सिर्फ आप डिडक्शन क्लेम कर लेना अंडर सेक्शन 80C. Any amount contributed by employee will be given as a deduction under section 80C. Under income from salary, such contribution should not be recorded. That is not an income, that is an expense, that is an investment of an employee which is eligible for claiming deduction under section 80C. Employer's contribution, it is an income to the employee and this income is fully exempt. हर साल जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है हर साल ईयरली बेसिस पर उसे एग्जाम किया जाएगा. एंड इंटरेस्ट विच हैज बीन क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज आल्सो एग्जेम्प्ट. हर साल जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. The contribution which is made by employer will be exempted. The interest element which is generated during the year is exempt. अब ये पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा इस प्रोविडेंट फंड में हर साल लगातार. समझो आपने 10, 15, 20 साल सर्विस दी, अब 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हैं. अब रिटायरमेंट के वक्त आपको ये लमसम अमाउंट मिलेगा. This lump sum amount is received at the time of retirement or death, whichever is earlier. Retirement or death, whichever is earlier. और जब रिटायरमेंट के वक्त ये पैसा मिलेगा then it is exempt, fully exempt under section 10(11). Any lump sum amount received at the time of retirement from statutory provident fund is fully exempt. So this is a theory of statutory provident fund. आगे बढ़ते हैं recognized provident fund. This recognized provident fund is given to other employee who is not a government employee. Statutory provident fund is given only to the government employee, whereas recognized provident fund is given to the other employee. Now here also the contribution will be made by employee, the contribution will be made by employer, and interest will be credited to the recognized provident fund yearly basis. In case of employee's contribution, this is eligible for claiming deduction under section 80C. Any contribution to the recognized provident fund by the employee is eligible for claiming deduction under section 80C. The contribution which is made by employer to your recognized provident fund. Imagine करो आपका provident fund account चल रहा है और आपके provident fund account में employer पैसा जमा कर रहा है. रिटायरमेंट के वक्त ये पैसा आपको मिलेगा बट कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर रहे, आपके बिहाफ पर employer कर रहा है. तो for you it is an income and this income is partly exempt, partly taxable. How much is exempt? So it is exempt up to
12% of salary. Exempt up to 12% of salary. Now, question arises, what do you mean by salary? Here, salary means basic salary plus dearness allowance, which is a forming part of salary, that is also known as in terms, plus turnover commission. So 12% of what? 12% of salary. Salary means basic salary plus dearness allowance plus turnover commission. तीनों का एग्रीगेट करेंगे, उस एग्रीगेट का 12% निकालेंगे. 12% तक exempt होगा, बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल होगा. Say for example, your salary, this salary is 1 lakh rupees and the contribution made by employer is 15,000. So out of 15,000, 12% of salary is exempt. Salary 1 lakh ka 12%, 12,000. So 15,000 minus 12,000, 3,000 will be taxable. 12,000 is exempt. Same way, any amount contributed, any interest generated on this provident fund is also exempt. Exempt up to 9.5%. Exempt up to 9.5%. 9.5% of what? तो 9.5% इंटरेस्ट इज एग्जाम मींस से फॉर एग्जांपल जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया था वहां से आपको इंटरेस्ट मिला 10%, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला 10%. सो आउट ऑफ 10% 9.5 इज एग्जाम, 0.5 विल बी टैक्सेबल. तो से फॉर एग्जांपल 10% पर 10,000 मिला, 10% के रेट से 10,000 मिला, तो 9.5% के हिसाब से 9,500 मिलना चाहिए, वो exempt, 500 will be taxable. Interest is received at the rate of 12%. So 12% पर जितना मिला तो 9.5 पर कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे. And that 9.5% is exempt. So any recognized provident fund contribution of employee will be eligible for claiming deduction under section 80C. Any employer's contribution is exempt up to 12% of salary. Any interest received is exempt up to 9.5%. चलो ये तो उस साल का ट्रीटमेंट हो गया जिस साल कंट्रीब्यूशन किया. This is the treatment for the year in which contribution is made. Say for example, now employee has retired और रिटायरमेंट के वक्त लमसम अमाउंट मिल रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ये जो लमसम अमाउंट रिसीव्ड होगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ये जो लमसम अमाउंट रिसीव्ड होगा, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, fully exempt under section 10(12). Now this lump sum amount will be exempted only if employee has rendered service of 5 years or more. Exemption मिलता है ये 5 साल के अंदर अगर this exemption will be given only if employee has rendered a service of 5 years or more. मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. एग्जेम्पशन विल बी गिवन ओनली इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 years और मोर. बट अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया तो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा. अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया तो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा. Circumstances number 1, employee has retired due to ill health or uncontrollable reasons. Employee has retired due to ill health or uncontrollable reasons. Second, employee has retired because employer's organization has discontinued. Employee has retired because employer organization has discontinued means मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी मुझे प्रोविडेंट फंड मुझे 5 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना पड़ा, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा. या अगर आपने रिटायरमेंट लिया इस ऑर्गेनाइजेशन से और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन किया और यहां का प्रोविडेंट फंड का बैलेंस उसने कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, तो भी आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा. मतलब अगर एम्प्लॉय इल हेल्थ अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से रिटायरमेंट ले रहा है, एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा.
Second, employee has retired because employee organization has discontinued. Exemption withdraw नहीं होगा. Third, employee has retired with a condition that his balance in RPF will be transferred to the new employment with the new organization. Then in that case, this amount of exemption will not be withdrawn even if employee has retired within 5 years. So, recognized provident fund. Any contribution made by employee is eligible for claiming deduction under section 80C. Any contribution made by employer is exempt up to 12% of salary. Any interest is credited, it is also exempt up to 9.5%. ये तो हर साल का ट्रीटमेंट होता रहेगा जब पैसा कंट्रीब्यूशन हो रहा है. जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा तो रिटायरमेंट के वक्त उसको लम सम अमाउंट मिलेगा. जितना भी लम सम अमाउंट मिलेगा, दैट लम सम अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12) if employee has rendered service of 5 years or more. अगर 5 साल के अंदर ये रिटायरमेंट ले रहा है तो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा. एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा मतलब पास्ट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हुआ था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा. अब उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. Unrecognized provident fund. Now, unrecognized provident fund means the amount is not invested as per the government direction. Hence, there will be no benefit given to unrecognized provident fund. Any amount contributed by employee is not eligible for claiming deduction under section 80C. Any amount contributed by employee towards statutory provident fund is eligible for deduction under section 80C. Contribution to recognized provident fund is eligible for 80C. But any contribution by employee to unrecognized provident fund is not eligible for 80C. No deduction will be given to the employee for that, to demotivate employee. Same way, any employer's contribution and interest, it is taxable. But देखो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर क्या है. इंडिया में टैक्स लगता है एज पर स्लैब रेट. मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा. आपको मालूम ही होगा पहले 2,50,000 तक टैक्स ही नहीं लगता. इट इज नोन एज बेसिक एग्जेम्पशन. अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 5%. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है 10 लाख तक तो आपको टैक्स लगता है 20%. और अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो टैक्स लगता है 30%. मतलब आपको टैक्स कब हाईएस्ट भरना पड़ेगा? जब आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी. तो गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर मैं अभी टैक्स लूंगा जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो नो डाउट टैक्स मिलेगा, बट कम रेट से टैक्स मिलेगा. मतलब अगर एम्प्लॉय की इनकम पूरे साल की सिर्फ 4-5 लाख हुई तो 5% से टैक्स मिलेगा. 7-8 लाख हुई तो 20% से टैक्स मिलेगा. वेदर एज अगर यही पैसों पर एक साथ रिटायरमेंट के वक्त टैक्स लिया जाए तो रिटायरमेंट के वक्त लमसम 12-15 लाख जब मिलेगा तो टैक्स रेट 30% पे आ जाएगा. तो कब टैक्स लेना ज्यादा फायदेमंद है, अभी या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? सो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज तब गवर्नमेंट को ज्यादा रेट से टैक्स मिलेगा. अभी भी लेंगे तो टैक्स मिलेगा बट टैक्स मार्जिन कम होगा. रिटायरमेंट के वक्त लेंगे तो टैक्स मार्जिन बढ़ जाएगा. तो गवर्नमेंट कहती जा अभी कर मजा, बाद में मिलेगी सजा. जा अभी कर मजा, बाद में मिलेगी सजा. मींस एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, हर साल जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा डोंट पे टैक्स, एग्जेम्प्ट. सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन इट इज एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट. अभी कर मजा, बाद में मिलेगी सजा. अभी डोंट पे टैक्स, बाद में एक साथ जब रिटायरमेंट के वक्त लमसम अमाउंट मिलेगा ना तब गवर्नमेंट तेरे से टैक्स लेगी. मतलब मान लो 15 साल बाद एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है और लमसम अमाउंट मिल रहा है, तो जितना भी अमाउंट मिल रहा है एम्प्लॉई को, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है मतलब पता किया जाता है कितना पोर्शन एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना पोर्शन एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और कितना इस पर इंटरेस्ट मिला है. मतलब देखो एम्प्लॉई ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा. तो से फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के वक्त टोटल 2,50,000 मिला. सो 2,50,000 में से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 25. So total 250 will be divided into 4 parts. Employees contribution, interest on employees contribution, employers contribution, interest on employers contribution.
द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम, इट इज योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आप अपने हर महीने हर साल जमा किया, अब रिटायरमेंट के वक्त एक साथ विड्रॉ कर रहे हैं. एंड हेंस इट इज नॉट एन इनकम, सो इट इज नॉट टैक्सेबल. डोंट पे टैक्स, इट शुड बी इग्नोर्ड. But any interest received on employee's contribution, interest received on employee's contribution, it is income and it is taxable. But it is taxable under the head income from other sources. पहले तो interest on employee's contribution, it is your income and this income will be taxable. Now question arise, हम तो salary topic पढ़ रहे हैं, ये income from other source में क्यों चला गया? तो देखो, कोई भी इनकम सैलरी टॉपिक में तब रिकॉर्ड की जाएगी when there will be a relation of employer and employee. And income will be recorded under the head income from salary only if there is a relation of employer and employee. Any interest received on employee's contribution, it is your income, but it is not received due to employer. Employee के खुद के contribution का interest है, मतलब employee ने पैसा जमा किया तो उसको interest मिला, इसमें employer का क्या contribution है? तो जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो एम्प्लॉयर मतलब सैलरी में क्यों रिकॉर्ड करे? बट इनकम तो है, तो इनकम है, इसके लिए अदर सोर्सेज में रिकॉर्ड हो. बट एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज इनकम, इट इज टैक्सेबल. एंड एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इट इज इनकम, इट इज टैक्सेबल. एंड बोथ आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. Employers का interest is taxable under the head income from salary. So we have completed provident fund. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कभी भी प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ सम आएगा तो पहले ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो या तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा या तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मींस द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शन, इट इज पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल. अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मींस अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन, हेंस इट इज फुल्ली टैक्सेबल. कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा और वहां से इंटरेस्ट मिलेगा. So in case of statutory provident fund, employees contribution eligible for claiming ATC, employers contribution exempt, interest exempt. When lump sum amount is received, it is exempt under section 1011. Any recognized provident fund, employees contribution is eligible for claiming deduction under section ATC. Employers contribution is exempt up to 12% of salary. Here salary means basic salary plus dearness allowance in terms that is forming part of salary, and turnover commission, that is sales commission. Any interest received is exempt up to 9.5%. When lump sum amount is received at the time of retirement, it is fully exempt under section 1012, but condition है employee should render service of 5 years or more. Last, unrecognized provident fund, same contribution, employer interest. Employee's contribution, no deduction under section 80C. Employer's contribution for the time being exempt, but it will be taxable on future at the time of retirement. तो इसको ऐसे याद रखो, अभी कर मजा बाद में मिलेगी सजा, अभी कर मजा बाद में मिलेगी सजा. And interest is exempt at the time of contribution. In future it will be taxable. So when lump sum amount is received at the time of retirement, this amount will be divided into 4 parts. Employee's contribution, interest on employee's contribution, employer's contribution, interest on employer's contribution. Employee's contribution, ignore because it is not an income. Interest on employee's contribution, it is income, taxable under the head income from other sources. Employer's contribution and interest on employer's contribution, it is income, it is taxable under the head income from salary. Note number 4, gratuity. Now gratuity is given to the employee at the time of retirement only if employee has rendered services of 5 years or more. This gratuity is given to the employee at the time of retirement. अगर employee ने सर्विस प्रोवाइड की है, कितने साल की? कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा. Now gratuity is exempt or taxable, so that depends कौन सा एम्प्लॉय है. अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है,
अगर एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय है तो पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। सेक्शन कॉमन है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। उसके लिए पता करो कौन सा एम्प्लॉय है, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। इन अदर एम्प्लॉय फर्दर बाइफरकेटेड एम्प्लॉयज इनटू टू पार्ट। सर्टेन एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ऐसे एम्प्लॉय को हम बोलेंगे पोगा एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉय को हम बोलेंगे पोगा एम्प्लॉयज। और ऐसे एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हम उन्हें बोलेंगे अदर एम्प्लॉयज। So now, if gratuity is received by government employee, then it is fully exempt, exempt under section 1010. But if gratuity is received by other employee, तो पहले पता करो वो पोगा एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है एम्प्लॉय इज अ पोगा एम्प्लॉय, then amount of exemption will be 15/26 into salary per month into number of years. Formula for computing exemption is 15/26 into salary per month into number of years. Here salary per month means latest basic salary plus latest DA both. Latest basic salary here means at the time of retirement उसकी कितनी सैलरी है। मतलब अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है इन द मंथ ऑफ जून, तो जून मंथ का बेसिक सैलरी प्लस जून मंथ का डीए बोथ। अगर एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट नवंबर मंथ में लिया है तो नवंबर का बेसिक सैलरी और नवंबर का डीए बोथ, दोनों को ऐड करके, बोथ डीए बोथ मतलब इन टर्म्स एज वेल एज नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स एज वेल एज नॉट इन टर्म्स। तो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स हियर मींस जितने साल की उसने सर्विस प्रोवाइड की है। अगर समझो कोई एम्प्लॉय 10 साल और 5 महीने में रिटायरमेंट ले रहा है तो 10 साल की सर्विस लेंगे यहां पर। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने 10 इयर्स और 7 मंथ की सर्विस प्रोवाइड की है तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स में 11 इयर्स लेंगे। इट मींस नंबर ऑफ ईयर्स शुड बी राउंडेड ऑफ, द फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ इफ इट इज मोर देन 6 मंथ, द फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ इफ इट इज मोर देन 6 मंथ। सो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स compared with actual amount received, जितना ग्रेच्युटी उसे मिला है, compared with maximum limit 20 lakh. Now this 20 lakh limit is a limit of lifetime. A limit of lifetime मतलब say for example I am an employee, so I can claim exemption maximum 20 lakh in entire my life. In entire my life means say for example पहले मैं A Limited में काम करता था, वहां पर मैंने 6 साल सर्विस प्रोवाइड की, उसके बाद मैंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के वक्त वहां पर मुझे ग्रेच्युटी 3 लाख का मिला। दैट एंटायर 3 लाख इज एग्जेम्प्ट, अजम्पशन दैट लेते हैं कि वो 3 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो गए। सो अब मैं जब नई कंपनी ज्वाइन करूंगा तो नई कंपनी से अगर फ्यूचर में मुझे ग्रेच्युटी मिलेगा तो मेरा मैक्सिमम लिमिट विल रिड्यूस फ्रॉम 20 लाख टू 17 लाख, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पास्ट में 3 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है। दिस मैक्सिमम 20 लाख इज नॉट पर कंपनी, दिस मैक्सिमम 20 लाख इज पर पर्सन। माई लिमिट इन माई लाइफ इज 20 लाख। I can claim maximum gratuity as an exemption 20 लाख। सो अगर मैं पास में ऑलरेडी 3 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका हूं तो मेरा अब एग्जेम्पशन बच जाएगा 17 लाख। समझो मैंने इस नई कंपनी में भी 10 साल काम किया और यहां से मेरे को रिटायरमेंट के वक्त 4 लाख मिल गया ग्रेच्युटी और ये 4 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। सो फ्यूचर में मेरे पास बचा है 13 लाख। कैसे 13 लाख बचा है? 20 लाख में से पहले से 3 लाख एग्जेम्पशन ले चुका हूं, 4 लाख का भी एग्जेम्पशन ले रहा हूं, तो 7 लाख का एग्जेम्पशन ले चुका हूं, तो 13 लाख इज माई रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। मतलब जैसे जैसे मैं रिटायरमेंट लूंगा मुझे ग्रेच्युटी जो एग्जेम्प्ट मिलता जाएगा उतने से मेरा मैक्सिमम लिमिट कम होता जाएगा। सेम वे इफ एम्प्लॉय इज अदर एम्प्लॉय देन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी 15/30 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। 15/30 और यहां पर 15/26। ऐसा क्यों? तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्चुअली वर्किंग डेज इन अ मंथ इज 26 डेज, क्योंकि 4 दिन तो छुट्टी होती है, संडे, hence 15/26। बट यहां पर गवर्नमेंट अदर एम्प्लॉय को वो बेनिफिट नहीं देती। गवर्नमेंट पोगा एम्प्लॉय को ज्यादा एग्जेम्पशन देना चाहती है एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। हेंस फॉर अदर एम्प्लॉय ओनली 15/30 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। हियर सैलरी पर मंथ मीन्स एवरेज बेसिक सैलरी प्लस एवरेज ईयरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन। हियर एवरेज शुड बी टेकन ऑफ 10 मंथ, एवरेज शुड बी टेकन ऑफ 10 मंथ, मतलब पिछले 10 महीने का, रिटायरमेंट के पहले 10 महीने का सैलरी का एवरेज लो, 10 महीने की सैलरी ऐड डिवाइड बाय 10, जो भी सैलरी आएगा वो अमाउंट यहां पर कंसीडर किया जाएगा। दैट अमाउंट मल्टीप्लाई विथ
number of years. In number of years, fraction should be ignored. In number of years, fraction should be ignored. Fraction should be ignored here means if the employee has rendered service of 10 years and 5 months, 10 years. If employee has rendered service of 10 years and 7 months, then also 10 years, ignore the fraction. Fraction is not allowed. In case of POGA employee, fraction should be rounded off if it is more than 6 months. But in case of other employee, fraction should be ignored. तो इससे जो भी अमाउंट आएगा, that amount should be compared with actual amount received. And such actual amount received compared with maximum 20 lakh, whichever is less. Lowest amount will be given as an exemption. और यहां पर भी ये जो मैक्सिमम 20 लाख का लिमिट है, ये पूरे लाइफ का लिमिट है. मतलब अगर पास्ट में उसने कुछ एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है, तो जितना उसने एग्जेम्पशन पास्ट में क्लेम किया है, उतने से एग्जेम्पशन अमाउंट कम हो जाएगा. ग्रेचुटी में नंबर ऑफ इयर्स फॉर पोगा एम्प्लॉय फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ इफ इट इज मोर देन 6 months, एंड फॉर अदर एम्प्लॉय फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड. नेक्स्ट, नोट नंबर 5, पेंशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेंशन? तो से फॉर एग्जाम्पल, अभी नौकार इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर ले रहा हूं, हर महीने मुझे हितेश सर पैसा दे रहे हैं, तो अभी टेंशन नहीं है. इनकम कमा रहा हूं, घर का खर्चा चल रहा है. इनकम कमा रहा हूं, घर का खर्चा चल रहा है. बट व्हाट अबाउट आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद पैसे आने बंद हो जाएंगे, सैलरी मिलना बंद हो जाएगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? खर्चे तो तभी भी चालू रहेंगे. तो मुझे मेरे फ्यूचर का टेंशन आ रहा है कि यार मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा. तो हितेश सर मुझे बोलते हैं, शशि डोंट टेक टेंशन, आई विल गिव यू पेंशन. हितेश सर मुझे बोल रहे हैं, डोंट टेक टेंशन, आई विल गिव यू पेंशन आफ्टर योर रिटायरमेंट. यू डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर. दिस ऑर्गेनाइजेशन नौकार इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर. एट प्रेजेंट तू दिल लगाकर काम कर, अच्छे से काम कर. तेरे फ्यूचर की सिक्योरिटी कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट. नौकार इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ दैट. हितेश सर विल टेक केयर ऑफ दैट. तो हितेश सर मुझे बोल रहे हैं, बीइंग एन एम्प्लॉय, मुझे हितेश सर बोल रहे हैं कि शशि तू अभी फिलहाल काम कर, तेरे फ्यूचर का तू टेंशन मत ले. तेरे रिटायरमेंट के बाद नौकार इंस्टीट्यूट तुझे हर महीने पैसा देगी. मतलब मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं, मैं तो घर बैठा रहूंगा, आराम करता रहूंगा, और मुझे हितेश सर हर महीने पैसा देते रहेंगे. आराम से घर बैठा रहूंगा, सर पैसा देते रहेंगे. सच अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय आफ्टर द रिटायरमेंट इज नोन एज पेंशन. Pension is given to the employee after the retirement. Now, this pension are of two types. Either pension will be a uncommuted pension or pension will be a commuted pension. Pension दो तरीके का होगा, या तो commuted pension होगा या तो uncommuted pension होगा. Now, what do you mean by commuted? What do you mean by uncommuted? तो देखो, रिटायरमेंट के बाद मुझे हर महीने पैसा मिलेगा. रिटायरमेंट के बाद जो हर महीने मुझे पैसा मिलेगा, सच पेंशन इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. सच पेंशन इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. दैट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, हर महीने पैसा मिलेगा. बट से फॉर एग्जाम्पल, मैंने हितेश सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे ये जो मंथली बेसिस पर पैसे दे रहे हो ना, ये पैसे खर्च हो जाते हैं, इससे अच्छा आप मुझे लमसम एक अमाउंट दे दो ना. आपने प्लान तो किया ही होगा कि मुझे कितने साल तक पेंशन देने वाले हो, तो उतने साल का पैसा मुझे एक साथ अभी दे दो. आप एक साथ पैसा दोगे तो क्या वो मेरे लिए काम आएगा? मतलब हर महीने दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा खर्चा हो जा रहा है. उससे अच्छा साथ में दोगे तो शायद मैं उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दूंगा तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा. तो हितेश सर ने बोला ठीक है, एक साथ में पैसा ले ले. अब अगर पूरा पेंशन एक साथ दे दिया मुझे हितेश सर ने, देन सच पेंशन इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन. तो पेंशन दो तरीके का होगा, आइदर पेंशन विल बी अनकम्यूटेड पेंशन और पेंशन विल बी कम्यूटेड पेंशन. इफ द पेंशन इज गिवन ऑन मंथली बेसिस, हर महीना, पर मंथ, uncommuted pension. Lump sum amount is given at the time of retirement. Such pension is known as commuted pension. एग्जाम में कैसे पता चलेगा कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड? सिंपल, 3000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, ऐसा पर मंथ वर्ड आ गया तो समझ जाना वो अनकम्यूटेड है. Such uncommuted pension is fully taxable to all employees, whether employee is government employee or other employee. It is fully taxable. It is fully taxable. Any uncommuted pension is fully taxable to all employees.
फॉर ऑल एम्प्लॉइज. ऑल एम्प्लॉइज मतलब गवर्नमेंट हो या अदर है, सबके लिए टैक्सेबल होगा. बट इफ द पेंशन इज कम्यूटेड पेंशन, इफ द पेंशन इज कम्यूटेड पेंशन, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो कम्यूटेड पेंशन मिला है ये किस एम्प्लॉय को मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है या अदर एम्प्लॉय को मिला है. ये जो कम्यूटेड पेंशन मिला है ये कौन से एम्प्लॉय को मिला है, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय. इफ एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय then it is fully exempt. It is exempt under section 1010A. Gratuity is exempt under section 1010. Pension is exempt under section 1010A. For government employee it is fully exempt. For other employee also it is exempt, but partly exempt, partly taxable. Under section 1010A only. For both it is exempt. For government fully exempt, other employee partly exempt, partly taxable. How much is exempt? For that purpose, we have to see whether gratuity is received to the employee or gratuity is not received to the employee. मतलब पेंशन कितना एग्जेम्प्ट है वो पता करने के लिए पहले ये चेक करो कि जिस एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है क्या उसे ग्रेचुटी भी मिला है. अगर आंसर है हाँ 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 ग्रेचुटी भी मिला है तो गवर्नमेंट के लिए दो बेनिफिट मिल रहे हैं. कितने बेनिफिट मिल रहे हैं रिटायरमेंट के वक्त? दो बेनिफिट, ग्रेचुटी भी मिला, पेंशन भी मिला. लेकिन अगर सिर्फ पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड, ओनली वन बेनिफिट, दैट इज पेंशन. सो इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50%, दैट इज हाफ. बट इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड तो गवर्नमेंट के दो दो बेनिफिट, पूरे दो, हाँ, then it is exempt up to 33.3333%, that is 1/3 portion. If gratuity is not received, exempt up to 30%. Gratuity is received, exempt 33.33%, that is 1/3. मतलब कम्यूटेड पेंशन के लिए पहले पता करना पड़ेगा ग्रेचुटी मिला है या नहीं, और उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा. तो पेंशन एम्प्लॉय को कब मिलता है? आफ्टर द रिटायरमेंट. जनरली इट इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. द पेंशन विच इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. द पेंशन विच इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. ऑल एम्प्लॉयज हियर मीन्स वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय, फुल्ली टैक्सेबल. बट इफ द पेंशन इज कम्यूटेड पेंशन तो पहले पता करो एम्प्लॉय कौन है. पहले तो कम्यूटेड मतलब क्या, एक साथ अमाउंट मिल जाएगा, तो पता करो एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है. फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. बट फॉर अदर एम्प्लॉय वी हैव टू चेक ग्रेचुटी इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. नॉट रिसीव्ड ज्यादा एग्जेम्पशन, क्योंकि एक ही बेनिफिट मिला, एग्जेम्प्ट अप टू 50%. ग्रेचुटी भी मिला, दो दो बेनिफिट, एग्जेम्प्ट ओनली 33.33%, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A. So gratuity is exempt under section 1010. Pension is exempt under section 1010A. Is it clear? If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.